नमस्कार प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में वह बजट है जो अंतरिम बजट है, पर इस देश की राजनीति को बड़े स्तर पर प्रभावित करने की संभावना रखता है। वर्तमान संसद का अंतिम सत्र आज शुरू हो गया। जो लोकसभा है उस लोकसभा के सदस्यों का यह अंतिम सत्र है, क्योंकि इस सत्र की समाप्ति जो 9 फरवरी को होना प्रस्तावित है, उसके बाद सभी सांसद अगर उन्हें उनकी पार्टी ने मौका दिया या खुद उन्होंने चुनाव लड़ना चाहा तो उस तैयारी में लग जाने वाले हैं। देश में आम चुनाव अप्रैल मई में प्रस्तावित है। यूं चुनाव आयोग ने कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, पर सबका मानना यही है कि मार्च में आचार संहिता प्रक्रिया के तहत मार्च अप्रैल मई इस रूप में ही देखे जा रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसे आम चुनाव आने होते हो, उससे पहले सरकार के द्वारा उन 3-4 महीनों में खर्चों की व्यवस्था के लिए एक अंतरिम बजट लाया जाता है। उस अंतरिम बजट के माध्यम से कोशिश की जाती है कि इतना काम चल जाए कि चुनाव निर्विघ्न हो जाए। उसके बाद में जो भी सरकार अस्तित्व में आए वो तय करे कि बचे हुए वित्तीय वर्ष में उसे क्या कुछ किस प्रकार से करना है। लेकिन पिछले कुछ समय से यह अंतरिम बजट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आम बजट होता है। बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि आम बजट से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह अंतरिम बजट हो जाता है, क्योंकि इसमें चुनावी संभावनाओं को टटोला है। इस बजट से क्या कुछ मिल सकता है, वो तमाम उम्मीदें हैं आम जनता की, जिसे लगता है कि उसके वोट के महत्व को पहचानते हुए शायद सरकार वो सब कुछ दे दे जिसकी उसे अपेक्षा है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर इस देश का आर्थिक सामर्थ्य क्या कुछ करने की स्थिति में है, सरकार की मंशाएं क्या है, इसके संदर्भ में जानने की कोशिश करेंगे। जानने की कोशिश इस देश के बजट में वक्त के साथ जो बदलाव आता जा रहा है उस पर भी दृष्टि डालने का करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि भी मौजूद हैं और साथ ही अर्थ जगत के जाने माने हस्ताक्षर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। पर हम अपने इन मेहमानों से आपका परिचय कराएं और कल प्रस्तुत होने जा रहे अंतरिम बजट के संदर्भ में कुछ विमर्श करें, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र महान अर्थशास्त्री राजनीतिक शास्त्री कौटिल्य का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि जो प्राप्त ना हो वो प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया हो उसे संरक्षित करना, जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना चाहिए, तभी देश और जनता का विकास संभव है। क्या खूबसूरत बात कौटिल्य जी के द्वारा तकरीबन 2500 वर्ष पहले इस देश की संस्कृति के अनुरूप कही गई थी। क्या वर्तमान में जो सरकार है वह इसी भावना के अनुरूप व्यवहार करती आ रही है, क्या इससे इतर कुछ और व्यवहार हो रहा है? इसे अपने जहन में रखते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ जिस भारतीय जनता पार्टी की इस समय देश में सरकार है, यूं सरकार एनडीए की है, पर उस देश में जो सरकार है उसका नेतृत्व भाजपा के द्वारा किया जा रहा है, तो उसके प्रतिनिधि के तौर पर सांसद सुनीता दुग्गल जी हमारे साथ हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी हैं, वर्तमान में सांसद हैं। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल भी है और जिसके हिस्से में इस देश को सबसे लंबे समय तक संचालन करने का अनुभव भी रहा है। हमारे साथ में चरण सिंह जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। जब कभी भी ऐसे नाजुक मसले होते हैं, मार्गदर्शन देने के लिए हम उनकी ओर बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं और वो हमें निराश भी नहीं करते हैं। तो चरण सिंह जी एक लंबे अंतराल के बाद हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। और उसी प्रकार से आकाश जिंदल जी भी, जो जाने माने आर्थिक विशेषज्ञ हैं, वह भी एक लंबे अंतराल के बाद हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। पिछले कुछ समय से हम सियासी मसलों पर ही बात करते थे, तो आर्थिक मसले कहीं पीछे छूट गए, इसलिए चरण सिंह जी और जिंदल जी का सानिध्य लेने से हम वंचित रहे। पर आज मौका है कि हम चारों मेहमानों के साथ एक गंभीर विमर्श कर पाएंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत सुनीता दुग्गल जी से करेंगे। सुनीता जी से इस चर्चा की शुरुआत करने की 2 वजह है। एक तो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का क्या नजरिया ये जानने में हमारी दिलचस्पी है, और सुनीता जी को अभी भी आगे चुनाव लड़ना है, तो इस चुनाव में किसके भरोसे जा रही है। हम इस बात को इस तरह की तरीके से देखें और इसमें राम जो है, इस बात को इस तरह की तरीके से देखें और इसमें राम जो है वो हम सबके ही हैं, इसमें कहीं पक्ष या विपक्ष नहीं है। तो अरे सुनीता जी, मेरे सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ना, थोड़े हमारी उम्मीदों के साथ जुड़िए।
मेरा सवाल यह है कि राम जी इतने व्यापक हो रखे हैं इस समय आपके साथ में, तो ऐसे में बजट को लेकर हमारी उम्मीदों को तो आपने राम राम नहीं बोल दिया है, या हम उम्मीद करें कि भाई कल कुछ कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आम आदमी को लगे भाई हमारे लिए हमारी सरकार ने नई नई जो है वो योजनाएं ना बनाई हो, नई नई जो है वो नीतियों के ऊपर उन्होंने काम ना किया हो, और कितनी ही ऐसी घोषणाएं कि जिसको धरातल पर लागू करने का काम ना किया हो। तो ये इसलिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और हमें भी उम्मीद है कि बहुत कुछ और अच्छा जो है हमारे कल के बजट के अंदर माननीय निर्मला सीतारमण जी जो है वो जरूर रखेंगी। क्योंकि हमारी सरकार ने आज तक, देखिए मुझे याद आता है वो समय जब हमारी ममता दीदी रेल मंत्री होती थी। हिमांशु जी, अगर एक बार रेल बजट उन्होंने पेश किया तो अगली बार जब रेल बजट पेश करती थी तो जो 100 उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो है जिनको उन्होंने पिछले बजट के अंदर रखा है उसके अंदर केवल एक जो है वो भी आप ये देख ली कि 50% के करीब या आधा अधूरा प्रोजेक्ट जो है वो बन रखा होता था। 99 प्रोजेक्ट है वो धरातल पर दम तोड़ देते थे। हमारी सरकार ने जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाया है, जब भी किसी काम का शिलान्यास किया है, तो उसका उद्घाटन भी हमारी ही सरकार ने किया है। आप कितनी ही योजनाओं को जो है इस बात को अगर देख लें, तो इसलिए बिल्कुल जो है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि जिस तरह से ऐसी ऐसी योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं, तो कल के बजट में भी जरूर बहुत कुछ अच्छा होगा। तो कल के बजट में भी अच्छा होगा, उम्मीदों के साथ में आ गए हमारे साथ में सुनीता जी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, पर आकाश जी के पास उस सवाल आ गए, तो मैं सीधे आकाश जी के पास रुक करता हूँ। क्या ऐसा सुनीता जी ने कह दिया या मैंने कह दिया आकाश जी को, आपको लगा कि क्रम तोड़ के आपको हस्तक्षेप करना चाहिए? थोड़ा आपका हस्तक्षेप जाने। देखिए, दो चीजों पे सुनीता जी को मैं टोटली एंडोर्स करता हूं। आज की तारीख में पूरी पॉसिबिलिटी है कि फुल बजट भी इनकी सरकार ही देगी। जिस तरह की लहर चल रही है, जिस तरह की इन्होंने काम किए हैं, मैं तो काम की बात करूंगा, जिस तरीके से इकोनॉमी को इन्होंने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी दुनिया की बना दिया है। आज नरेंद्र मोदी साहब की गाइडेंस के अंदर हमारी इकोनॉमी इतनी तेज चल रही है कि हमसे जो चारों बड़ी इकोनॉमीज हैं, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान, उनसे ज्यादा कहीं तेज जीडीपी ग्रोथ हमारी है। चाइना को भी हम पीछे छोड़ाए हैं। तो ये परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी आ रही है। पहले क्वार्टर में 7.8%, दूसरे में 7.6%। दूसरी बात जो कर रही है, अगेन इनको एंडोर्स करता हूं, इंप्लीमेंटेशन जी है, ये सरकार इंप्लीमेंटेशन के लिए जानी गई है, जो चीजें प्लान की है इंप्लीमेंट की गई है। तीसरी चीज में थोड़ा सा मेरा विचार जो है इनसे डिफरेंस है। मेरे हिसाब से काफी अनाउंसमेंट्स आने की उम्मीद है। जुलाई में शायद आए ना आए, इस बार जो है चुनावी मौसम है, तो अनाउंसमेंट तो बहुत बहुत आने की उम्मीद है। मैं कुछ लिस्ट आउट करना चाहूंगा एक्सपेक्टेशंस जो हमें बिल्डअप हुई हैं। सबसे पहले तो इनकम टैक्स की एग्जम्पशन लिमिट में 50,000 के आसपास एडिशनल एग्जम्पशन आने की संभावना है। किसान सम्मान निधि आपने कहा, मेरे हिसाब से 9,000 रुपए की फिगर जो है कहीं ना कहीं आने की संभावना है। उसके अलावा सैलरीड क्लास स्टैंडर्ड डिडक्शन 25,000 तक का इंक्रीमेंट आने की पॉसिबिलिटी हमें लग रही है। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, कोरोना के बाद लोगों के खर्चे बढ़े हैं हेल्थ को लेके, वहां 25,000 की और एग्जम्पशन आने की उम्मीद है। और एक मुझे लगता है, जो मेरी चर्चाएं हुई है लोगों से, शायद एक बम्पर अनाउंसमेंट दिया जाए। बम्पर अनाउंसमेंट क्या हो सकती है? इस सरकार के बहुत अच्छे प्रयासों के बावजूद ग्लोबल रीजंस की वजह से महंगाई आज 5.7% है, आरबीआई के बैंड के ऊपर वाले हिस्से को टच कर रही है। तो शायद एक बम्पर गिफ्ट कल की तैयारी हो रही हो। पेट्रोल और डीजल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, सेंट्रल एक्साइज, एक तो स्टेट्स लेती हैं वैट, तो सेंट्रल एक्साइज में शायद 5 रुपए तक की छूट आ जाए। तो मुझे तो लगता है बहुत लड्डू पड़े, बहुत से गिफ्ट जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की झोली में होंगे। चुनावी मौसम तो है ही है, चुनावी मौसम है ही है, इंप्लीमेंटेशन अच्छी है, सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी है, बाकी इकोनॉमीज को हमने पीछे छोड़ा हुआ है। जीएसटी कलेक्शन, अभी आप राम मंदिर की बात कर रहे थे, तो मैं कुछ डेटा दे दूं। मेरा ये मानना है कि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कारण देश भर में कार्यक्रम हुए हैं। 2 लाख करोड़ की शायद जीएसटी कलेक्शन जनवरी में हो जाए, और श्री राम मंदिर में जो फॉरेन जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं, एनआरआई पिलग्रिम्स आ रहे हैं, उसकी वजह से शायद 8.4% जीडीपी ग्रोथ इस बार आ जाए। और आज तो आईएमएफ ने भी कह दिया है कि 6.7% इस साल की जीडीपी ग्रोथ, आने वाले 2 साल की 2025-2026 की 6.5%। तो परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं दिख रही है। बट मैं बीच में रोकना चाहता हूं आपको। क्या आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप
सुनीता जी को जो है चुनाव प्रचार में भी नहीं भेजना चाहते, केवल फॉर्म भर दे काम हो जाएगा उनका। आप तो वातावरण ऐसा बना दिए हैं, पर जितनी उम्मीदें आपने बना दी हैं और बोला कि ऐसी अनाउंसमेंट हो जाएगी, ऐसी अनाउंसमेंट हो जाएगी, ये पिछले 5 साल में आपको ऐसी कौन सी अनाउंसमेंट दिखी है निर्मला जी के माध्यम से जिसने आपको इतनी उम्मीद जगा दी? 2019 में टैक्स की छूट के बाद में हर बजट में कहा जाता है इस बार बढ़ेगी, इस बार बढ़ेगी, इस बार बढ़ेगी। 5 बजट निकल गए, एक बार भी नहीं बढ़ी। थोड़ा समझाओ ना आपको, ऐसी उदारता की उम्मीद क्यों दिख रही है आपको? चुनाव में दिक्कत है क्या जिसके कारण से सरकार उदार हो जाएगी? जी, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सबसे पहले तो इनकम टैक्स में हम सब जानते हैं 2 रेजीम्स है। न्यू रेजीम्स के अंदर 7 लाख रुपए तक की पिछले साल दी गई है, हमारे सामने वो चीज दी गई है, खासकर हमारे गरीब भाई बहनों के लिए। वो आप कहें मैं लिस्ट आउट कर देता हूं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लाख करोड़ लास्ट ईयर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने की प्लानिंग की गई थी और एक बड़ा हिस्सा उसमें से लगा दिया गया। उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है कहीं ना कहीं हुई है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम सब जानते हैं, जिस तरीके से रोड्स का, रेलवेज का, एयरपोर्ट्स का नेटवर्क बना है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लोगों की जेब में पैसा पहुंचा है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो मेरा मजदूर भाई जो 800 रुपए दिहाड़ी कमाता है उसको रोजगार मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो जीडीपी ग्रोथ होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर इंक्रीज होता है। वो तो कहीं ना कहीं एपेरेंट है, दिख रहा है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, पिछले 9 साल में 25 करोड़ 24 करोड़ 80 लाख के आसपास लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकले हैं। डॉक्टर साहब, आप तो खुद जो है देश के सबसे कैसी बातें करते हैं आकाश जिंदल साहब? पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर निकल रहे हैं। 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पे जिंदगी जी रहे हैं और अगले 5 साल तक भी उनको मुफ्त राशन मिलेगा। जब गरीबी रेखा से बाहर निकल गए तो मुफ्त का राशन क्यों? आकाश जी थोड़ा समझाओ हमें। जी 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 जी, इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए, ये मेरे हिसाब से वक्त ही ऐसा है। देखिए, कोरोना से हम बाहर निकलते, कोरोना से बाहर निकलते ही हमारे सामने दूसरी ग्लोबल प्रॉब्लम आ गई, रशिया यूक्रेन वॉर। और रशिया यूक्रेन वॉर ने हमें नहीं, दुनिया को झंझोड़ा है। डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं यूएस जैसी इकोनॉमी जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 2 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव भी रही 2022 में। जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, 2023 में 2 क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही। रशिया यूक्रेन वॉर आई, इजराइल हमास इशू हुआ, हूती का इशू है। तो ग्लोबल टेंशन जो है, ग्लोबल अथॉरिटी कहीं ना कहीं एक के बाद एक कोरोना के बाद मत भिन्नता रखता हूं आकाश जी आपकी इस दलील से, इसलिए मैं एक बार हमारे साथ में चरणजीत जी हैं, उनके पास जाना चाहता हूं। चरणजीत जी, इस विरोधाभास को समझाइए। आकाश जी दावा कर रहे हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल आए और दूसरी तरफ सरकार अपनी उपलब्धि के तौर पर यह बताती है कि देखो हम पिछले इतने समय से इस देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2 वक्त का भोजन मुफ्त में मुहैया करा रहे हैं। और इतना ही नहीं, सरकार ये कह रही है कि अगले 5 साल तक ये मुफ्त का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। तो अब आप जैसा जाना माना अर्थशास्त्री ये बताए कि लोग जब गरीबी रेखा में नहीं है तो उसके बाद मुफ्त के राशन के मोहताज क्यों हैं? इस संदर्भ में आप ही हमारे को मार्गदर्शन कर सकते हैं। चरणजीत साहब, समझाइए आज। तो इसको थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा कि ये सब क्यों हो रहा है, क्यों सरकार ऐसे काम कर रही है। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देना, ये इस सरकार ने स्कीम नहीं बनाई थी। फूड सिक्योरिटी एक्ट इनके आने से पहले बन चुका था। उसके बाद जब कोविड आया, जो 80 करोड़ की आप बात करें, फूड सिक्योरिटी एक्ट इनकी सरकार बनने से पहले बन गया था। पर हुआ क्या, जब कोविड आया तो मुसीबत बहुत भारी आ गई। तो पूरी दुनिया में ये बात फैल गई कि सबसे ज्यादा जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इंडिया में चले थे, लोग गरीबी रेखा के नीचे वापस गिर जाएंगे। IMF में भी स्टडीज हुई और वर्ल्ड बैंक में भी स्टडीज हुई। दोनों जगह स्टडीज ने ये दिखाया कि जो इन्होंने फ्री राशन कोविड के दौरान शुरू किया था, उस कारण लोग गरीबी रेखा के नीचे नहीं गिरे हैं। अब कोविड से पहले जब हम लोग ग्रोथ कर रहे थे, हम लोग का ग्रोथ दर काफी अच्छा था। हम लोग एक समय पे 9%, 9.5% टच किए थे। अब हमारे आंकड़े जो आ रहे हैं दुनिया में, हम सबसे आगे हैं। 6-7 पिछले 4 वर्षों में तो हम 7 से आगे चल रहे हैं। तो हमारे आंकड़े दुनिया से बहुत आगे चल रहे हैं। 3% एडवांस कंट्रीज का एवरेज है, मुश्किल से दूसरे देश 2% पे चल रहे हैं। तो कोविड के दौरान उसके बाद जो रिकवरी हुई है, उतनी रिकवरी नहीं हुई कि हम कोविड से पहले की स्थिति में आ सके।
आपको एक और विचार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जो फ्री राशन जा रहा है वो क्या जा रहा है? चावल और गेहूं। आजकल आप अपने ड्राइवर या घर में जो काम करते हैं उनसे भी अगर पूछ ले, चावल गेहूं से घर नहीं चलता है। प्रोटीन रिच डाइट हम सब लोगों की आदत हो गई है। वो जो चावल और गेहूं हम देते हैं वो सिर्फ बेसिक है, और उससे जो फूड प्राइसेस के बढ़ने की गुंजाइश होती है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो फूड प्राइसेस स्टेबल रहते हैं। कम से कम चावल और गेहूं तो है ना, इससे ज्यादा आप कमाएंगे और खाएंगे। तो जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम न्यूट्रिशन हेल्थ के लिए जरूरी है, वो तो हमें और जगह से, सब्जियों से, फल फ्रूट से, दालों से वो लेना ही लेना है। तो सरकार की जो नीति है वो उसको मद्देनजर रखते हुए, और वो एक्सीडेंटल नहीं है, ये बात पे सरकार को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। जितनी रिसर्च हुई है पूरे दुनिया में, आप आज के आंकड़े देखिए जो IMF ने रिलीज किए हैं, पूरी दुनिया में लोग समझ गए हैं कि 4 से 5 साल और लग जाएंगे। कोविड के बाद रशिया यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम, कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा है। 4 से 5 साल लग जाएंगे प्रॉपर प्री कोविड नॉर्मलसी में आने के लिए। उस दौरान जो आपत्तियां, स्थितियां उपज रही हैं, कम से कम पेट भर थोड़ा बहुत खाना हमारी जनसंख्या को मिल जाए। उस नजर से देखिए ये जो फ्री फूड ये किया जा रहा है। चलिए हम वापस बजट पर आते हैं। चलिए, 2 किस्म के विरोधाभास है। एक तरफ ये बताया जाता है कि देश कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो रही है, हम किस दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी GDP किस अनुसार बढ़ रही है। और जो इस सरकार के आलोचक हैं, जो इस सरकार की नीतियों से ना इत्तेफाकी रखते हैं, वो बता रहे हैं कि हो क्या रहा है, लूट मची हुई है, पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगा के वसूला जा रहा है, फिर भी पता चलता है कि कर्जा कितना बढ़ता जा रहा है। तो एक तरफ कर्जे का विस्तार है, ब्याज के संदर्भ में देनदारियां बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो रही है। तो ये विरोधाभास है, एक तो इस पे आपसे दृष्टि चाहिए, और दूसरा आपसे ये जानना है कि आपको इस बजट से कोई उम्मीद है। आकाश जिंदल जी ने तो ऐसा बताया है कि अगर स्वर्ग इस धरती पर दिखना है तो कल ही दिखना है, निर्मला सीतारमण जी के बजट के साथ। आप भी इतनी उम्मीदों के साथ में हैं, या आपने अपनी उम्मीदों को कुछ सीमित किया है, कुछ संकुचित किया है, कुछ कोविड के हालातों के अनुसार आपने अपनी उम्मीदों को रोक लिया है? तो देखिए, मेरा जो निजी अनुमान है, और मेरे जैसे कुछ और अर्थशास्त्री भी हैं जो विश्वास करते हैं कि देश की प्रगति 8 और 8.5% से होनी चाहिए, और हम में क्षमता है कि हम 9% भी छू पाए। उससे हम लोगों का जो सपना था कोविड से पहले का, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, या 30 या 37 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, वो सपना साकार हो सकता है। पर क्योंकि कोविड हो गया, कोविड के करके इतनी बड़ी महामारी जो दुनिया में कभी नहीं हुई थी, उसके नीचे हम लोग भी आ गए, लॉकडाउन भी हुआ, सब कुछ हुआ जो आप जानते हैं। उस कारण अभी हमारी जो ग्रोथ है 7% के आसपास चल रही है, 7 से ऊपर चल रही है। पिछले 4 वर्षों में 7% के आसपास चल रही है। वो हमारी क्षमता नहीं है, हमारी क्षमता 8.5-9%। तो वो चीज मन में बैठा लीजिए। पर ये भी साथ में मन में बैठाइए कि जो बाकी के देश हैं जिन्होंने यही महामारी से गुजरे हैं, वो तो लड़खड़ा रहे हैं, वो खड़े भी नहीं हो पा रहे। तो ये बात मन में रखनी जरूर। दूसरी बात, क्या ये जादूगर है? क्या जादू से ये सब हो गया, या सिर्फ भगवान हमारे देश पे ही मेहरबान है? नहीं, अब उसको थोड़ा गहराई से सोचना पड़ेगा। ऐसे कैसे हो गया कि दुनिया भर में सिर्फ हमारा ही देश है जो 7% के ऊपर चल रहा है, बाकी के देश इतना पिछड़ रहे हैं? ऐसे कैसे हो गया? वो नीतियों की उसमें बात आ जाती है। अब नीतियां क्या रही, अब इसमें कुछ शर्माने की बात नहीं है। आपको मैं 2 पक्ष देता हूं, और हर चीज में ग्लास आधा भरा हुआ आधा खाली होता ही है। मैं भी कह रहा हूं कि क्षमता 9% है, हम 7 पे चल रहे हैं। अभी बात यह है, जब नीतियां आई पूरी दुनिया में, और मैं आपको पता है रिजर्व बैंक में नौकरी कर चुका हूं, IMF में भी नौकरी कर चुका हूं, लोगों को मिल चुका हूं, लोग इंडिया का मखौल उड़ा रहे थे। आपकी जो नीति है, आपका जो स्टिमुलस है, इतना छोटा स्टिमुलस है, इससे तो ठीक ठाक मिडिल इनकम के लोग भी गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। ऐसी बातें हो रही थी। कितने लोग मर जाएंगे, सड़क पे लाशें होंगी, ये सब बातें आपने भी सुनी। नीति क्या है? नीति ये आई कि इस टाइम पे जितनी पाचन शक्ति है
उस मुताबिक दवाई दी जाएगी, उतनी ही दी जाएगी, सब में बांट के दी जाएगी, राशन भी दिया जाएगा, फ्री मेडिसिन भी दी जाएगी, और जो स्टिमुलस है उतना दिया जाएगा। बस स्टिमुलस को 3 भागों में तोड़ दिया गया, अभी का अभी, थोड़ा 2 वर्षों में, थोड़ा 5 वर्षों में। गति शक्ति प्रोग्राम निकले, इतने प्रोग्राम निकले, आप जानते ही हैं। ये जो 7% ग्रोथ रेट चल रहा है, ये आसमान से नहीं गिरा है, उसके पीछे नीतियां रही है। क्या नीति रही? कैपिटल एक्सपेंडिचर की सबसे बड़ी नीति रही। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट के साथ 4 साल 5 साल में असर दिखाता है। आप जानते हैं आजकल मेडिकल रिसर्च हो गई है। जब आप और मैं छोटे होते थे, क्रोसिन खाया, 2 घंटे में बुखार उतरा, 4 घंटे बाद फिर चढ़ गए। आजकल दवाइयां निकली हैं जिनके सामने वो लिखते हैं स्लो रिलीज, वो दवाई चलती जाएगी पेट में, 6 घंटे तक बुखार नहीं होने देगी। वही इन्होंने नीति में किया। इन्होंने इस तरीके की नीति बनाई ताकि कुछ अभी, कुछ 2 साल बाद, कुछ 4 साल बाद। ये भिन्न थी विदेशी नीतियों से, जहां पर विदेशी हमारे पे हमारा कह रहे थे देखो इनको नीति बनानी नहीं आती। अब वो 2 और 3% पे चल रहे हैं, हम 7% पे चलेंगे। तो हमारी नीति में अंतर था। अब कल मेरी क्या अपेक्षा है? जो मैंने पिछले 8-10 वर्षों में देखा है वो ये है कि ये जो ग्रोथ हम लोग अचीव कर रहे हैं उसके 2-3 पहलू होते हैं। आपको पता है मैं प्रोफेसर इकोनॉमिक्स कर रहा हूं, मेरा दिमाग उसी रास्ते में चलता है। ग्रोथ के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है, लेबर और कैपिटल। कैसा लेबर होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसमें स्किल और कुशलता होनी चाहिए, उसकी सेहत अच्छी होनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, लागू होगी, स्किलिंग सेंटर्स बन गए, आयुर्वेदा, आयुष्मान भारत, और उनके इलाज के लिए सेहतमंद लेबर हो वो। दूसरा चाहिए कैपिटल। कैपिटल कहां से आएगा? बैंक लड़खड़ा रहे थे, उनको रिकैपिटलाइज किया गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया कि इंडस्ट्री के लोग घबरा रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, चलो मैं इन्वेस्ट करता हूं, उसके बाद आप भी बीच में आइए। अभी पीछे ऐसे लग रहा है, जो हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ कैपिटल फॉर्मेशन का अगर डेटा देखें तो कैपिटल फॉर्मेशन में जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्र, वो भी इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा है। तो उससे जो हम लोग का इन्वेस्टमेंट कोविड से पहले 38% के करीब होता था, अभी 38 नहीं हुआ है, 33 और 35 के बीच में चल रहा है, थोड़ा रिकवरी हो गई है। तो मैं कल के बजट में ये चीजें अपेक्षा कर रहा हूं। फिस्कल कंसोलिडेशन में ये लोग सख्त कदम को उठाएंगे। स्किलिंग, एजुकेशन, हेल्थ, इस पे कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा होगा। एमएसएमई, जहां पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वहां पर कुछ होगा। तो मेरी अपेक्षा है, जैसे दवाई हर 6 घंटे में खाई जाती है, अगर कुछ आपत्ति आ जाए फिर भी दवाई 6 घंटे में खानी ही खानी है। जब बजट हर साल आता है, 4 महीने का अब हॉलीडे नहीं दे सकते, फुल आएगा तब देखेंगे जो भी आएगा, पर अवकाश कहते हैं, हॉलीडे नहीं दे सकते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ जारी रहेगा। वो मिनिमम जो जारी रहेगा वो मैं अपेक्षा करके बैठा हूं। जहां तक वो अपेक्षा करके हैं, जहां तक पॉपुलरिज्म का सवाल है, वो मुझे लगता है कुछ नहीं होगा। तो लोक लुभावन की उम्मीद नहीं है चरण जी को। यहाँ पर आकाश जी और चरणजीत जी अलग अलग दिशा में है, पर चरणजीत जी को लगता है कि देश आर्थिक दृष्टि से ठीक दिशा में जा रहा है। अब आज दिक्कत ये हो गई है कि 3 वक्ता जो मेरे कार्यक्रम में बोले हैं, उसके बाद चौथे वक्ता के लिए बड़ा संघर्ष पूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं, और शैलेश जी, हमारे 3 वक्ताओं ने ये बताने की कोशिश की है कि दुनिया में अगर कोई ठीक दिशा में है, दुनिया में कोई अगर ठीक रास्ते पर है, दुनिया में कोई देश अगर तरक्की कर रहा है, तो वो केवल और केवल भारत है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। अब ऐसे हालात के बीच में आपको कल के बजट के संदर्भ में कुछ कहना है, कुछ बताना है, क्या चाहेंगे? गिव अप करना चाहेंगे या कोई बात रखना चाहेंगे? हिमांशु जी, फैज साहब का एक शेर है जी, अजल तो मुफ्त है बदनाम इस जमाने में, कुछ उनसे पूछ जिन्हें जिंदगी ने मारा है। क्या बात सर, इस देश के 71% लोगों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में हम बांग्लादेश,
नेपाल और पाकिस्तान के नीचे भी जा चुके हैं। वादे किए गए थे 2014 में, 2022 तक सबके पास पक्का मकान हो, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी हर साल, किसानों की आय दुगनी होनी थी 2022, महंगाई कम होनी थी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने थे, 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, बुलेट ट्रेन भी आने वाली थी। क्या हुआ? 20,000 करोड़ का कोविड पैकेज जो 5 दिन तक पत्रकार वार्ता करके निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया, उसका लाभ किसको मिला देश में? किसी को समझ में नहीं आया। इन बड़ी बड़ी बातों से मैं सुन रहा था, सारे लोग विद्वान हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, लेकिन नमन करने और प्रणाम करने से जिंदगी की हकीकतें सामने, वास्तविकताओं को नकारा नहीं जा सकता। हकीकत यह है कि आज महंगाई बढ़ रही है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, इसके कारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो कर्ज लेता है मकान के लिए, बाइक के लिए, उसकी किस्तें बढ़ रही हैं, हर चीज महंगी हो रही है। और ऐसे समय में ये बड़ी बड़ी बातें, हसीन गुलाबी बातें, कम से कम मुझे तो हजम नहीं होती, मैं असहमत हूं। आप असहमत है वो तो ठीक है, पर क्या है 3 महीने बाद चुनाव होना है शैलेंद्र नितिन त्रिवेदी जी, तो अगर इतनी विपरीत स्थितियां हैं तो भाई इस बजट को महत्वपूर्ण माना ही होगा सरकार ने, ऐसा तो आप भी मान रहे होंगे। और जब हालात इतने खराब है तो कुछ ना कुछ बेहतर घोषणाएं करके जनता को लुभाने का प्रयास भी होगा। कल के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? क्या हो सकता है? और साथ ही जान लेते हैं आपसे क्या होना चाहिए। कहीं आपको मौका मिल गया 3 महीने बाद तो हमारे पास में एक सनद तो रहेगी, भाई ये होना चाहिए, तब पूछ लेंगे आपसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो दोनों चीजें बता दो, कल क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए, तो फिर सुनीता जी के पास जाए हम। बहुत बड़ी बात, सरकार के द्वितीय कार्यकाल का अंतरिम बजट है और स्वाभाविक रूप से इस बजट में लोक लुभावन बातें की जाएंगी। किसान सम्मान निधि को आपके एक सम्मानित वक्ता बोल रहे थे कि 6,000 का 9,000 किया जा सकता, मुझे तो लगता है कि 12,000 भी किया जा सकता, क्योंकि वोट चाहिए किसानों के, ताकि किसान भूल जाएं कि इस सरकार ने 3 किसान विरोधी काले कानून लाए थे। किसान भूल जाएं कि मात्र 2.57% लोगों को ही इसका लाभ मिलता है। हमारे छत्तीसगढ़ का उदाहरण लीजिए, मैं आंकड़े देख रहा था, 40,70,000 तो सीधे सीधे अपात्र हो गए, आयकर देय अलग कर दिए गए। तो ये कैसी स्थिति है? और आज देश के जो कर्ज की स्थिति है, हम जीडीपी के 81% कर्ज की स्थिति में जा चुके हैं। 2014-15 में 64 लाख करोड़ का कर्ज था, जो 23-24 के आते तक 173 लाख करोड़ हो चुका है। नोटबंदी जैसी नीतियां, जीएसटी जैसा टैक्स, 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते थे, ये तो 1 नेशन 10 टैक्स हो चुका है आज। क्या स्थिति है ये देश की? इस सरकार से कोई आशा नहीं है। और कितने भी लोक लुभावन बजट को कल प्रस्तुत कर ले निर्मला जी, इस देश के आम आदमी का, गरीब आदमी का, मजदूर का, किसान का भला, बेरोजगार का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सरकार उसका भला करना ही नहीं चाहती। इस सरकार को तो अपने मित्र 2 उद्योगपतियों के हित से ही सरोकार है और किसी चीज से कोई मतलब। अच्छा, एक और सवाल कर ले तो फिर आकाश जी का हस्तक्षेप सुन लूंगा। जब सरकार को इतने सब लोगों का भला करना नहीं है, इसके बावजूद भी आम चुनाव में लोगों को उम्मीद इसी सरकार के बने रहने की व्यक्त की जा रही है, क्या कहते हैं आप? मान लें इस बार जनादेश, अगर जनादेश भाजपा के पक्ष में आया तो भाजपा सब लोगों के लिए काम कर रही है, जनादेश नहीं आया तो आपके आरोप को सही मान लेंगे कि 2 लोगों के लिए काम कर रही है। क्या कहते हैं शैलेश जी? हिमांशु जी, मैं हूं तो सही, लेकिन उस सच पे कितना कोहरा फैलाया जा सकेगा, कितना कोहरा, कितना कुहासा फैलाया जा सकेगा, ये तो समय बताएगा। क्या हकीकत है, क्या कहानी है, मुख्तसर अपनी जिंदगानी। तो शैलेश जी अपने आप को दांव पर लगाए नहीं, बोले इतना भी दांव पे लगाना ठीक नहीं। आकाश जी को हस्तक्षेप पड़े जा रहे, आकाश जी का हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर सुनीता जी के पास चलते हैं। जी आकाश जी।
शैलेश जी और उनकी पार्टी की मैं पूरी इज्जत करता हूं, लेकिन शैलेश जी, आपने कर्जे की बात की, आपके सामने अमेरिका, जर्मनी, चाइना, जापान, कौन सी कंट्री का डेटा रखूं? अमेरिका दुनिया की जो सबसे सक्सेसफुल इकोनॉमी है, उन्होंने डेट सीलिंग को रेज किया है, यानी कर्जा लेने की उनकी इकोनॉमी की जितनी लिमिट थी उसको बढ़ाया गया है। हमारा कर्जा बाकी कंट्रीज के मुकाबले में कहीं ज्यादा कम है। देखिए, एनालिसिस हमेशा कंपैरेटिव होता है, रिलेटिव होता है, आइसोलेशन में नहीं होता। अभी मैंने आपके सामने बात रखी थी कि एक दुनिया एक बुरे दौर से गुजरी है और अभी भी गुजर रही है। रशिया यूक्रेन वॉर नेवर एंडिंग बनती जा रही है, इजराइल हमास इशू हमारे सामने है, हूती का इशू सामने है, कोरोना के इंपैक्ट नहीं गए हैं। तो ऐसे में सभी देशों के लिए चैलेंजिंग टाइम रहा है। आप मुझे आदेश करें, कौन सी कंट्री का आप डेट टू जीडीपी रेशियो आपके सामने रखूं, सारा डेटा मैं लेके बैठा हुआ हूं। हिंदुस्तान का डेटा उनके मुकाबले में कहीं ज्यादा फेवरेबल है। और सबसे बड़ी इंडोर्समेंट, आज आप भूल जाइए आकाश जिंदल को या हिंदुस्तान की सरकार या बीजेपी क्या कहती है। आईएमएफ ने आज सुबह ही प्रेडिक्शन दी है 6.7% जीडीपी ग्रोथ इस साल की। अच्छा आकाश जी, एक बात बताओ, ये सरकार के लिए जितने अनुकूल है वही आंकड़े आपको याद क्यों रहते हैं? ये शैलेश जी ने हंगर इंडेक्स के संदर्भ में भी टिप्पणी की थी, वो कभी पढ़ते पढ़ते नहीं क्या आप? उस पर भी तो टिप्पणी हो जाए। मतलब शैलेश जी का इतनी भी क्या नाराजगी आपकी? भाई वो बता रहे हैं बांग्लादेश से भी पीछे हो गए, नेपाल से भी पीछे हो गए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना भाई, अर्थशास्त्री होने के नाते। सुनीता जी वाली भूमिका में आकाश जी क्यों आ जा रहे हैं? जी जी जी, मैं एक अर्थशास्त्री हूं और मुझे अर्थशास्त्री वाला डेटा जो है, मैंने जितनी भी बातें कही है डॉक्टर साहब, डेटा के साथ कही है। अब बांग्लादेश, नेपाल सबके साथ कंपैरिजन करेंगे, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी हो गए। श्रीलंका के क्या कुछ हुआ था, आप ही के साथ मैंने बहुत खूबसूरत शो किया था, और आप तो इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप जानते हैं श्रीलंका में क्या हुआ था, पाकिस्तान में क्या हुआ था, आप ही के साथ लास्ट शो किया था। एक एक किलो आटे के लिए खूनी जंगें सड़क पे लड़ी जा रही थी। अब आपने कहा इनके साथ कंपैरिजन करूं, इनके साथ कंपैरिजन का सबसे बड़ा डेटा आपके सामने रखना चाहता हूं। फॉरेक्स रिजर्व्स आज हमारे कहां पे हैं? आज आप बताइए मुझे, किसके साथ कंपेयर करके बताऊं? पाकिस्तान के साथ कंपेयर करूं, श्रीलंका के साथ? आकाश जी, आप बहुत ही जो है ना ज्यादती कर रहे हो हम लोगों के साथ। एक आदमी, गरीब आदमी के पेट की भूख के संदर्भ में बात है, और आप सेठ की तिजोरी में नोट कितने पड़े हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हो। ये देखो, मैं फॉरेक्स रिजर्व के संदर्भ में बताता हूं। बात हो रही थी हंगर इंडेक्स के संदर्भ में, पेट की भूख के संदर्भ में, आप तिजोरी में कितना भरा है ये बताने लगे। थोड़ा विचार कीजिएगा हमारी बात में। मैं वापस आऊंगा आपके पास में, मुझे थोड़ा सुनीता जी के पास में जाना है। और सुनीता जी, आपसे मुझे एक मौलिक प्रश्न पर बात करनी है। इस देश के संदर्भ में तमाम आर्थिक मंदियों के दौर में यह बताया जाएगा कि देखो, ये देश इसलिए आर्थिक मंदी के प्रभावों से अछूता रह जाता है क्योंकि इस देश की संस्कृति में बचत को प्रोत्साहित करने की भावना रही है। इस देश की गरीब से गरीब महिला भी अपने को मिलने वाले थोड़े से पैसों में भी थोड़े से पैसे बचाने की कोशिश करती आई। इस सरकार के संदर्भ में यह आक्षेप रहा है कि सरकार की नीतियों ने बचत को प्रोत्साहित करने के स्थान पर बचत को हतोत्साहित करने का काम किया है। बचत के संदर्भ में टैक्स छूट संबंधी प्रावधान एक लंबा अरसा हो गया, बढ़ाया नहीं गया। 1.5 लाख और 50,000 की लिमिट के संदर्भ में यह सरकार कभी उदार होने की कोशिश नहीं कर रही। आप तो जननेता हैं सुनीता जी, और उस वर्ग में आप काम करती हैं जो आर्थिक अभावों से जूझता रहता है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहेंगी कि बचत के संदर्भ में प्रोत्साहन आना चाहिए, बचत के लिए लोगों को प्रोत्साहित किए जाने के संदर्भ में नीति आनी चाहिए, और बचत के संदर्भ में टैक्स संबंधी प्रावधानों को बढ़ाया जाना चाहिए? सुनीता जी। हिमांशु जी, मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार का जब बजट था और तब भी शायद हम लोग डिबेट कर रहे थे, उस समय भी आपने बचत के ऊपर इसी तरह से ही बात की थी। सेम यही सवाल आपने उस समय भी पूछा था। अगर आप इसको, अगर पिछले वाले उसमें एपिसोड में आप देखें, क्या करें, पिछली बार मेरी बात सरकार ने सुनी नहीं। जब तक सरकार सुनेगी नहीं, मैं अपनी भूमिका निभाता रहूंगा। खासकर महिलाएं जो है उसको बहुत महत्व देती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जी, तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से अगर आप आज देखें धरातल पर, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की मैं बात करती हूँ कि महिलाओं को इतना ज्यादा जो है इस तरफ को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि किस तरह से वो जो है अपने ही पैसे से और किस तरह से कुछ थोड़ा बहुत जो है वो लोन लेकर और किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकती हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि आज
करोड़ों की संख्या के अंदर भारत के अंदर जो है ना वो सेल्फ हेल्प ग्रुप चल रहे हैं। तो महिलाएं आज जो है वो एक कदम और आगे बढ़कर जो है कि जो उनकी बचत है उसको वो आगे आगे तरक्की कैसे करें, आगे प्रोग्रेस करें कैसे करें, आगे विकास कैसे करें, उसकी तरफ वो आगे बढ़ रही हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो पैसा जो है वो जितना ज्यादा उसकी साइकिलिंग रहेगी, जितना ज्यादा वो साइकिल में रहेगा, उतना ज्यादा ही आपकी ग्रोथ जो है वो ज्यादा बढ़ेगी, बजाय कि हम आप बचत करके और उसको एक साइड के अंदर रखें उस पैसे को। ये बात आपको ध्यान होगा कि इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कोशिश की कि आरबीआई के पास भी जो ऐसे ही फंड्स जो पड़े रहते हैं उसको आप जो है मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आइए और उससे और आप देखिए आप आज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मुझे लगता है कि शायद दुनिया के अंदर ही किसी देश के अंदर जो है ऐसा जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का वो नहीं चल रहा होगा जिस तरह से हमारे भारतवर्ष के अंदर चल रहा है। कितनी ही ऐसी जो है चीजें हैं कि जो हम ये कह सकते हैं कि हमारे भारत के अंदर नंबर 1 पे आ रही हैं। अटल जो है टनल की बात करें आप, जो सबसे बड़ा जो ब्रिज बना है जो आपने देखा होगा उसकी अटल ब्रिज, उसकी बात करें आप, तो कितना ही कुछ आज ऐसा है। और ये सच में ही जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसका धीरे धीरे ही हमें रिजल्ट नजर आता है, लेकिन रिजल्ट जरूर नजर आता है। गति शक्ति की बात करें हम, पहले कितना कोई भी काम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता था, एक प्रोजेक्ट शुरू होता था दूसरा डिपार्टमेंट उस पर आ जाता था कि अब हम जो है ये उखाड़ेंगे क्योंकि अभी हम यहाँ पर जो है वो जो है तारें बिछानी है। गति शक्ति के माध्यम से सभी डिपार्टमेंट किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कोलैबोरेट करने के बाद जो है किसी भी योजना को है लागू करते हैं। तो इतनी चीजें जो है वो पूरे के पूरे हिंदुस्तान के अंदर चारों तरफ से ऐसे हो रही हैं कि जिसमें मुझे लगता है कि आज कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होगा कि जिसको ये महसूस होता कि उसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान जो है वो सरकार की तरफ से ना रखा गया हो। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे को और विस्तार देना चाहता हूं। हमने बचत के तहत ये सवाल नहीं उठाया कि आप घर में रहने के संदर्भ में पैसे रख लीजिए। हमारा विषय इस संदर्भ में है कि पीपीएफ में निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए 10 साल पहले निर्धारित हुई थी। रुपये की कीमत कहां से कहां पहुंच गई, लोगों की आय कहां से कहां जा रही है, और आप अभी भी 1.5 लाख पर ही सिमटे हुए हैं। अटल पेंशन योजना के तहत अधिकतम मजदूरों के संदर्भ में पेंशन संबंधी प्रावधान 5,000 रुपए का 2002-03 में आया था। आज 2024 है, 20 साल बाद भी अधिकतम पेंशन 5,000 रुपए का प्रावधान है। उस समय 5,000 रुपए में शायद महीने भर का घर चलता हो, आज 5,000 रुपए में लोगों का सप्ताह का गुजारा नहीं होता, पर आप अभी भी 5,000 रुपए पे ही रुके हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता सुनीता जी कि इसमें बदलाव की जरूरत है? वक्त के साथ जैसे रुपये की कीमत बदलने के साथ में महंगाई भत्ता बढ़ा दिया जाता है सरकारी कर्मचारियों का, क्या उसी प्रकार के इंडेक्स के साथ महंगाई के साथ में क्या ये छूट संबंधी प्रावधानों का भी विस्तार नहीं होना चाहिए? ये मेरा सवाल। देखिए ये जो है इसमें आपने देखा होगा कि 2 स्कीम जो आई हैं टैक्स की, जो जैसा कि पिछली बार माननीय हमारी निर्मला सीतारमण जी ने सबके सामने रखा था कि 2 टैक्स रिजीम है, उसमें ये रखा था कि आप जो चाहें उसके अंदर उसको अपना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब की बार जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ और बदलाव जो है वो आने की मुझे लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव होंगे, और वो बदलाव जो है वो हम सबके फेवर के ही होंगे, आम जनमानस के फेवर के ही होंगे, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। तो सुनीता जी को लगता है कि बात तो मैं ठीक कर रहा हूं, बात ठीक ही कह रहा हूं, अब सरकार करती है नहीं करती है कल पता चल ही जाएगा। पर चरणजीत जी का इसके संदर्भ में नजरिया होगा ऐसा मुझे लगता है। बचत के संदर्भ में चरणजीत जी आपसे जानना चाहता हूं, एक लंबे समय से सरकार की नीति बचत को प्रोत्साहित करने की नहीं है, ऐसा महसूस होता है। क्या ये महसूस करना गलत है? और क्या इसके संदर्भ में आप सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहिए कि इन संदर्भ में भी कुछ ध्यान दिया जाए? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस पे आने से पहले एक बात बतानी चाहूंगा। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की आपने बात करी ना, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स थोड़ा ध्यान से उसके अंदर विश्लेषण अगर करेंगे आप तो आपको लगेगा कितना भ्रम पैदा करने वाला वो इंडेक्स है। वो इंडेक्स में मैं करीब 12 साल उस पर खोज करके लिखता रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि उसमें चाइल्ड मोर्टेलिटी है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग है, नरिशमेंट की बात, और नरिशमेंट के भी स्टैंडर्ड्स FAO के स्टैंडर्ड्स हैं। और चाइल्ड मोर्टेलिटी की जब बात होती है तो उसमें सैनिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब टॉयलेट फैसिलिटीज की हम बात करते हैं, सैनिटेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि स्वच्छ भारत रखना है, उससे चाइल्ड मोर्टेलिटी भी फर्क पड़ जाएगा। पर जहां तक ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात है, ये जब 2014 में ये पास किया गया था,
ग्लोबल ये फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को ही बेस बना के किया गया था। उस टाइम पे भी मैंने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया था कि आपका एक विश्लेषण तो करिए। और पूरे देश में इकोनॉमिक सर्वे में कई जगह स्टडीज हुई थी कि कहां कहां पर भारतीय भूखा सोता है, जिसको दो मील दिन में नहीं मिलते हैं, वो कितने लोग हैं। 5 लाख फेयर प्राइस शॉप्स, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कारण, गुरुद्वारों में लंगर, मंदिर में लंगर, क्या ऐसे भारतीय हैं जो भूखे सोते हैं, जिनको खाना नहीं मिलता है? तो विश्लेषण हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे 2012 में वो पब्लिश भी हुआ था, पता लगा तो बहुत कम ऐसे भारतीय हैं। पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स ने हमेशा पेंट ऐसे किया कि जैसे हमारे देश में बहुत लोग भूखे सो रहे हैं और मर रहे हैं, और क्योंकि भूखे सोते हैं इसलिए बच्चों में वेस्टिंग, स्टंटिंग और मोर्टेलिटी ज्यादा है। बहुत ही भ्रम पैदा करने वाला वो इंडेक्स है, उसको ना ही यूज किया जाए तो अच्छा है। हम लोगों ने सरकार से विनती की है, बीच में रोकना चाहता हूं माफी के साथ, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स भ्रम पैदा करने वाला है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। अब कई इंडेक्स ऐसे बताते हैं कि देश बड़ा मजबूत हो रहा है, देश की इकोनॉमी बड़ी तरक्की कर रही है, हम बहुत बेहतर स्थितियों में आगे बढ़ रहे हैं। उनके संदर्भ में आप कैसे आश्चर्यचकित होते हैं कि ये भ्रम पैदा करने वाले नहीं है? ये एकदम सच्चे हैं। देखिए, जहां तक इंडेक्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स का सवाल है, वो तो मैं आपको क्योंकि विश्लेषण किया है उसकी गहराई तक लेके जा रहा हूं। अगर कोई ऐसा इंडेक्स है जो आप सोचते हैं कि वो भ्रमित कर रहा है, तो मैं उस पर भी विश्लेषण करके अगर मुझे पता है तो बता दूं। पर आपका जो दूसरा प्रश्न था वो बहुत अहम प्रश्न था। वो ये था कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है, क्या उनको इंडेक्स से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? उसमें मैं पूरा आपके साथ सहमत हूं। जब ओल्ड एज पेंशन फिक्स हो जाती है, या ऐसे मनरेगा की सैलरी फिक्स, मनरेगा में कितना आप डेली देंगे वेज, वो फिक्स हो जाता है, उनको इंडेक्स के साथ जोड़ना चाहिए। वो मैं आपके साथ पूरा सहमत हूं। वो तो एक बहुत अच्छा सुझाव है, कोई भी सरकार वो सुझाव को लेने। अगर पेंशन इंडेक्स हो सकती है, सैलरी इंडेक्स हो सकती है, तो फिर सरकारी पेंशन, तो फिर जब हम ओल्ड एज पेंशन देते हैं या मनरेगा के नीचे वेजेस देते हैं, वो क्यों नहीं इंडेक्स होनी चाहिए? वो सुझाव आपका बहुत अच्छा सुझाव है, और कुछ लोगों ने वो सुझाव दिया भी है। मैंने खुद वो सुझाव अपनी राइटिंग्स में कई बार दिया है। मुझे आशा है आपके माध्यम से हो सकता है अगर सरकार सुने इस इंटरिम में या अगले बजट में वो कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। खास करके तो जो इत्तेफाक रख रहे हैं इस बात के संदर्भ में। तो आकाश जी कोई हस्तक्षेप पड़ जा रहे हैं, आकाश जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। जी आकाश जी। डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही थी कि पीपीएफ की लिमिट और चीजें क्यों नहीं बढ़ाई जा रही। उसमें मैं एक चीज आपके सामने रखना चाहूंगा। एक समय था जब डेट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देश में लोगों को मोटिवेट करने की, प्रोत्साहित करने की जरूरत थी। आज आपके सामने डेटा रखूंगा। आज लोग डेट से बड़ा होता है इक्विटी। आज हम एक बहुत एडवांस्ड इकोनॉमी ग्रो कर रहे हैं फास्टेस्ट रेट पे। आज लोग भर भर के इक्विटी में पैसा अपने आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। एक समय था जब लोगों को प्रोत्साहन देने की जरूरत थी, मोटिवेट करने की जरूरत थी कि आइए आप पीपीएफ में लगाइए। मुझे लगता है वो समय पीछे छूट गया है। आज लोग भर भर के इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं, और इक्विटी है जो देश को ग्रोथ देती है। 71,000 से ऊपर हमारा सेंसेक्स बढ़ चुका है। तो आई थिंक थोड़ा रुकता हूं आकाश जी। बात हो रही है भविष्य को सुरक्षित करने के संदर्भ में। म्यूचुअल फंड के साथ में लिखा होता है बाजार के जोखिमों के संदर्भ में कुल मिलाकर अपने माल की हिफाजत खुद करें। पीपीएफ के अंतर्गत सरकार की गारंटी मिलती है कि आपका पैसा सुरक्षित है, उस पर मिलने वाला ब्याज सुरक्षित है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अपने नागरिकों को सुरक्षा का एहसास कराए। उस सुरक्षा के एहसास को आप छीन लेने की हिमायत करेंगे, बाजार के हवाले पूरे देश को करना चाहेंगे। क्या आकाश जी ये उचित है? क्या एक लोकतांत्रिक राज्य में, एक लोक कल्याणकारी राज्य में पूरे की पूरी आवाम को बाजार के हवाले किया जा सकता है? तो फिर सरकार की हमें जरूरत ही क्या है? जवाब देने का मौका दीजिए। 1.5 लाख आपने डेट में लगा दिया, आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया। उसके बाद तरक्की करनी है। तरक्की में कंपटीशन किससे है? अमेरिका से, चाइना से, जर्मनी से। तो जो वो काम करते हैं हमें करना पड़ेगा। इक्विटी में हमें उनसे कंपीट करना पड़ेगा। बाजार के जोखिम देखो, जोखिम तो जो है दुनिया में लेने पड़ते हैं तभी तरक्की होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सिक्योर ना करें। 1.5 लाख से तो सिक्योर कर लिया, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ के जो है ओपनिंग 10 साल 12 साल पहले जो 1.5 लाख रुपए की सिक्योरिटी थी,
उस 1.5 लाख रुपए की कीमत आज की तारीख में आधी रह गई, तो क्या उसे वक्त के साथ में 2 लाख और 2.5 लाख तक नहीं पहुंचाना चाहिए? क्या अर्थशास्त्री होने के नाते आप इसकी हिमायत नहीं करेंगे? क्या आप सरकार की इस जिम्मेदारी के संदर्भ में भागीदार नहीं होना चाहेंगे? क्या पेट्रोल जो 10 साल पहले मिलता था उस रेट पर आज मिल रहा है? क्या बाकी चीजें आज उस दाम पर मिल रही हैं? जो दाल 30 रुपए में मिला करती थी आज 130 रुपए में मिलने के लाले पड़ गए हैं। तो आप ऐसे में 1.5 लाख को अभी भी बनाए रखना चाहते हैं? आप नहीं चाहते कि इस सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए 1.5 लाख की लिमिट को 2 लाख या 2.5 लाख करना चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, उसका जवाब ये है, टेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीपीएफ में 1.5 लाख है, उसके अलावा आप बैंक डिपॉजिट कीजिए, 2 लाख कीजिए, 5 लाख कीजिए, 10 लाख कीजिए। सरकार की तरफ से तो जो अलाउड है, आप जितना मर्जी कीजिए। बात यह है कि बेसिक लेवल पे मोटिवेट कर दिया, उसके बाद आपके पास 20 लाख है, 50 लाख है, आप बैंक में एफडी कीजिए, क्या दिक्कत है? सीनियर सिटीजन स्कीम है और 50 तरह की स्कीम है, तो डेट में इन्वेस्टमेंट पे तो कोई कहीं पे जो है बैन नहीं है, तो कितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कीजिए। बट ग्रोथ में जब हमारा मुकाबला अमेरिका, चाइना, जर्मनी से है, तो कुछ ना कुछ ग्रोथ हमें करनी पड़ेगी। जैसे क्रिकेट के खेल में होता है, कुछ ओपनिंग द फेस ऑफ द बैट रिक्वायर्ड है। जिस तरह की इकोनॉमी हम बनते जा रहे हैं, तो थोड़े बहुत जो है ओपनिंग द फेस ऑफ बैट, थोड़े बहुत दुनिया को देखते हुए दुनिया के साथ कदम ताल मिला के हमें चलना पड़ेगा। सुरक्षा भी जरूरी है, बट सुरक्षा के साथ साथ ग्रोथ भी जरूरी है। मेरे हिसाब से ब्लेंडिंग होनी चाहिए, सुरक्षा और ग्रोथ दोनों का एक थोड़ा अंतर है आकाश जी, मेरे और आपके विचारों के अंतर्गत। आप एक कंपनी चलाने के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं और मैं एक लोक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारियों के संदर्भ में बात कर रहा हूं। इस विरोधाभास के संदर्भ में मैं वापस शैलेश नितिन त्रिवेदी जी के पास आना चाहता हूं। शैलेश जी, कई विषयों पर आपने नाराजगी जाहिर कर दी, कुछ मांग की शक्ल में है आपके पास में देश की वित्त मंत्री से, जो आप करना चाहे, मौका है अभी आपके पास में। विरोध में आप कुछ भी मांग रख सकते हैं, कुछ रखना चाहेंगे कल के बजट के संदर्भ में? हिमांशु जी, छोटी सी बात कहना चाहूंगा। मैं आकाश जी की बात सुन रहा था, उनको देखकर मेरे को एक महामुनि की याद आई थी, महामुनि की, जिन्होंने कहा था जीवन सुखम जीवे घृतम पीवे। और जो मां की बात में आप कह रहे हैं, जैसा दर्द होता है वैसा मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। हमें तो बेरोजगारी का दर्द दिखता है, महंगाई कम करने की जरूरत दिखती है, ब्याज दरें कम करने की जरूरत दिखती है। हमें ये लगता है कि किसानों की चाहिए, 2 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए, स्मार्ट सिटीज बननी चाहिए। इसमें से कुछ नहीं हुआ, इसका दुख होता है, इसी की मांग रखते हैं। अपने वादों को पूरा करे ये सरकार। ये बताओ शैलेश जी, आपकी इच्छा नहीं है क्या 2024 में सरकार बनाने की? जो आप इच्छा कर रहे हो ये सारी मांगे पूरी कर दे, अब पूरी कर देंगे तो आपके लिए मौका कैसे बनेगा? आप वाकई इच्छा रखते हो ये सारी बातें पूरी हो जाए? नहीं, आपने मांग रखने की बात कहा, विपक्ष का काम मांग रखना, वास्तविकताओं से अवगत करना और सरकार की विफलताओं को सामने रखना। मैं अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा हूं। मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं। मेरे पास जिम्मेदारी बनती है क्योंकि सत्तारूढ़ दल की प्रतिनिधि के तौर पर सुनीता जी हैं, तो आखिरी बातचीत मैं उनसे करूं। सुनीता जी, जब भी ऐसी चर्चा हम करते हैं तो उन दावों के संदर्भ में और उन वादों के संदर्भ में सवाल उठ जाता है जो आपकी पार्टी ने चुनावों के दौरान किया। 2 करोड़ नौकरियों के संदर्भ में बात कर लेते हैं, 2022 तक सबको पक्के मकान के संदर्भ में भी आपका दावा था, किसानों की आय दुगनी करने के संदर्भ में भी आपका इसी अवधि में दावा था, आपका दावा हर घर नल से जल का भी था इसी अवधि के दौरान। पर इनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं हुई, ऐसा भी कहा जाता है। जो कहा जा रहा है वो झूठ है, या जो वादा किया था वो झूठा निकला, या जो दावा किया था वो झूठा निकला? आखिरी टिप्पणी आपकी इसी पे चाहिए। कल का बजट इसमें रोशनी डालेगा क्या? हिमांशु जी, अगर आप धरातल पर जाएं, जो कि अभी पिछले दिनों 15 नवंबर को जो हमारे बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर के अंदर घूमी, जिसके अंदर अगर मैं अपने हरियाणा की बात करूं तो 6000 से भी ज्यादा गांव के अंदर और 2000 से भी ज्यादा जो है वो शहरों के अंदर उस यात्रा ने जो है अपना जो भी योजनाएं थी वो स्टॉल के तौर पर जो है वहां पर लगाकर दिखाई। तो आप विश्वास कीजिए कि सच में हमारी सरकार ने जितनी भी जो योजनाएं बनाई है उनका 90% से भी ज्यादा मैं ये कहूं कि लाभ हमारी आम जनमानस को मिल रहा है। चाहे हम इसमें हर घर नल के जल की बात करें, हरियाणा के अंदर तो जो है बहुत ज्यादा इस मामले में जो है वो तरक्की हो रही है। इसके अंदर हम अगर आप देखिए आज जो है
हमारे हिंदुस्तान के अंदर लाखों में स्टार्टअप्स हैं, जो कि 2014 से पहले केवल 15,000 के करीब होते थे, आज लाखों के अंदर स्टार्टअप्स हैं। युवा जो है वो आगे बढ़ चढ़कर हर चीज के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। महिलाएं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लाखों की संख्या में, बल्कि करोड़ों की संख्या के अंदर आज महिलाएं जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अपना रोजगार कर रही हैं, अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं। तो बहुत सी ऐसी, और किसान के बारे में मैं बात करूं, खासकर अगर मैं अपने सिरसा लोकसभा की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, हमारे किसान भाइयों को जिस तरह से वहां पर मुआवजे मिलते हैं, जिस तरह से वहां पर फसल बीमा योजना के तहत उनको बीमा मिलता है, अभी भी आज भी माननीय महामहिम जी ने कहा कि जो उनका प्रीमियम है उससे कम मुझे लगता है कि 1.5, 2, 2.5 गुना के करीब जो है उनको उनका मुआवजा मिला है। तो ऐसे उसमें आज किसान है, और हमारे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की बात करें हम, तो आज किसान जो है वो बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत खुश है कि उनको जो है सच में ही, और इधर से हमारी सरकार की कोशिश रहती है कि लागत कम हो। तो सच में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 4 वर्ग हैं जिसमें वो विश्वास रखते हैं और उनकी तरक्की ही इस देश की तरक्की है, वो महिला वर्ग है, वो युवा वर्ग है, वो किसान वर्ग है और एक गरीब वर्ग है। तो आज इन चारों को हम किस तरह से साथ लेकर चले, और इसीलिए आपने देखा होगा कि कोरोना के समय में कोशिश ये थी माननीय प्रधानमंत्री जी की और हमारी पूरी सरकार की कि कोई भूख से ना मरे। और सचमुच ये जो 80 करोड़ के करीब जो है जनता को 2 समय के अनाज देने की बात है, ये इसमें बहुत बड़ा, आप पहले क्या होता था पहले के समय में कि भंडारण के चक्कर में सारा अनाज जो है सड़ जाता था, खराब हो जाता था, और उसके बाद वो कौड़ियों के दाम पर जो है वो डिस्टिलरीज को और उनको बेच दिया जाता था। लेकिन आज जो है कम से कम किसी के पेट में जो है वो अनाज जाए, इसलिए 80 करोड़ से भी ज्यादा की संख्या के अंदर जो है हमारी सरकार वो है वो अनाज दे रही है और सबको बहुत प्रोत्साहित कर रही है। आप विश्वकर्मा योजना, जो नई योजना प्रधानमंत्री जी की है, आज कम से कम 84 लाख उसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आप ये देखिए कि ये सब वो योजनाएं, या विश्वकर्मा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। स्किल के माध्यम से किस तरह से आप जो है वो हमारे कारीगर को, आर्टिसंस को, उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे उनकी पहले 10 दिन के लिए उनकी 500 रुपया पर डे के हिसाब से पहले ट्रेनिंग होगी, उसके बाद से फिर उनको टूल्स के लिए पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद से फिर उनको लोन दिया जाएगा ताकि वो अपना काम बढ़ा सके आगे। हमारी बातचीत कुल मिलाकर निकलकर ये आती है कि वर्तमान में जो सरकार है उसने अपनी तरफ से यह वातावरण बनाने में सफलता हासिल की कि सरकार ने देश हित में, लोगों के हित में बड़ा काम किया है। पर इसके बावजूद भी इस बजट के साथ लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई, उम्मीदें हैं उसकी इस रूप में कि उसके अपने लिए क्या होने वाला है। देश के संदर्भ में जो तमाम नीतियां बनती हैं उनके परिणाम आने वाले समय में दिखते हैं, पर इस बजट के संदर्भ में व्यक्ति, आम आदमी इस उम्मीद के साथ दिखता है कि उसके स्वयं के हिस्से में क्या मिलने वाला है। क्या कुछ अनुदान के रूप में, क्या कुछ टैक्स की छूट के रूप में, या कोई बड़े कार्यक्रम के रूप में। तो क्या निर्मला सीतारमण कल ऐसी कोई घोषणा करेंगी, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। देश किस दिशा में जाएगा यह भी कल हमें जानकारी मिलेगी। और यह भरोसा जो सुनीता जी ने जाहिर किया है कि देखो, अंतरिम बजट भले ही अभी हम पेश कर रहे हैं, पर पूर्ण बजट भी हमारे द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। क्या उस भरोसे की झलक कल निर्मला सीतारमण के उद्बोधन में भी दिखेगी, जानने में हमारी दिलचस्पी है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर इन उम्मीदों के संदर्भ में कुछ यूं है कि देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के न गिर, कि देख यूं वक्त की दहलीज से टकरा के न गिर, रास्ते बंद नहीं सोचने वालों के लिए। फारिक बुखारी ने जो ये बात कही थी, ये उम्मीद के संदर्भ में कही थी। देश जिस दिशा में जा रहा है उसके साथ दुनिया को भी उम्मीद है और इस देश के आम नागरिक को भी उम्मीद है। निर्मला सीतारमण कल उन उम्मीदों के साथ अपना सामने कैसे बिठाती हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। कल फिर मिलेंगे इस बजट पर बात करने के लिए, पर अभी समय है याद लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए सारा प्रणाम। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैं फूलों में बसा स्वाद हूँ, हर मिलावट से आजाद हूँ, परिश्रम और प्रतिबद्धता हूँ। मैं प्रकृति हूँ, शुद्धता हूँ, मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूँ, सद्गुणों से भरा खरापन हूँ, कुदरत का अंश लेकर जीवन दायिनी बना हूँ मैं। पतंजलि हनी हूँ मैं, किसान से दुकान तक।
मकान हो या दुकान, वास्तु विज्ञान से हर काम होगा आसान। जानने के लिए पढ़े सुप्रसिद्ध आर्किटेक्ट नरेश वर्मा की प्रसिद्ध पुस्तक वास्तु विज्ञान। निशुल्क पुस्तक मंगवाने के लिए संपर्क करें 9896789030 पर। जो है सत्ता की दहलीज के पार, हर जानकारी लाएंगे आपके द्वार। गांव देहात से जुड़ी हो बात या कस्बों शहरों का हो सरोकार, गरीब किसानों के हक के साथ व्यापारी और उद्यमियों की भी बात। शिक्षा और खेल में क्या कुछ खास, स्कूल कॉलेजों को लेकर साथ। आम जनता से जुड़े फैसले हो या कर्मचारियों का पक्का हिसाब, महामारी से जंग आर पार, मंत्री विधायकों से सीधी बात। मिलेगी नौकरी, मिलेगा रोजगार, आपकी उम्मीदों का हर समाचार। जनता सरकार देखिए सोमवार से रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ जनता टीवी पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईडी की लंबी पूछताछ के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया पद से इस्तीफा।